नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ मौलिक अधिकारों की एक नई क्लास लेकर। पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी इसको पहली बार देख रहे हैं, पहले उन दोनों क्लासेस को देख लें, फिर इसे देखें। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 1-2 बार बना भी है कि स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं। सन 2007 के एसआई की परीक्षा में यह प्रश्न बना था। तो दोस्तों गौर से देख लीजिए, 19, 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार में केवल 4 अनुच्छेद हैं। तो ऐसे प्रश्नों का भी आप गौर से ध्यान रखा करें। तो सबसे पहला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 19। तो मित्रों, अनुच्छेद 19 को हमको 2 चरणों में अध्ययन करना है। पहला जो चरण है इसका जो पहला चरण है, हम इसको मान सकते हैं, पहले चरण को मान सकते हैं एक्स। तो इसमें एक्स में हम बात करेंगे कि हर आदमी को भारत में कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और उन स्वतंत्रताओं पर रोक है। स्वतंत्रताओं पर रोक, इसे हम मान सकते हैं वाई। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में भारतीयों को हमको यहाँ पर कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। रोक हम बाद में करेंगे। गौर से देखिए सर, तो संविधान के द्वारा हमको 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, लेकिन अब 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, पहले 7 थी, अब केवल 6 हैं। 7वीं स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया था। अब 6 हैं। तो देखिए, सबसे पहली स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत सबसे पहली स्वतंत्रता का, तो ये है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दोस्तों ख में है शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, इसका मतलब है अब बिना हथियारों के कहीं पर एक जगह एकत्र हो सकते हैं और बैठक कर सकते हैं। कैक है। इसके बाद है दोस्तों गै, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात आप संघ बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता। कैक है गै। इसके बाद है घै, पूरे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। आप इन्हें लिखते रहे मेरे साथ साथ। अणे, पूरे भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं। च दोस्तों, इसे खाली छोड़ना है। यही वह स्वतंत्रता है जिसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है अगला 6, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और 19 को समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसकी बात हम कर चुके हैं। और 6, जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। मित्रों, अब हम इसमें आते हैं भाषण की स्वतंत्रता, का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ये इससे थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है और हम इसकी बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है। दोस्तों देखिए, इसे मैं मिटा देता हूं, आप इसमें लिख लीजिएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को कहीं पर देने की, विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं आप जरा उनके बारे में और जान लीजिए। जैसे अपने विचारों को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं। अपने विचारों को आप बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 2, गाना गाकर व्यक्त कर सकते हैं, गाना गाकर व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 3, चुप रहकर व्यक्त कर सकते हैं। आपको याद रखना है, चुप रहकर व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात आप जब चाहें चुप रह सकते हैं। नाचकर व्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को, है ना, नाचकर भी व्यक्त किया जा सकता है ना। जब आपको खुशी होगी तो आप नाच सकते हैं अपने भाव। और विभिन्न प्रकार के डांस होते हैं जिनके द्वारा कहानियाँ भी कही जाती हैं, विभिन्न प्रकार की ड्रेसेस पहनी जाती हैं। और 5, न्यूज़पेपर में लिखकर अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं। पेंटिंग के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों, पेंटिंग के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप कार्टून बनाकर भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो आपने देखा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कितनी ब्रॉडर स्वतंत्रता बना दिया गया है। और आपको एक बात पर और गौर करना है दोस्तों, प्रस्तावना में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। मैंने वहाँ पर बताया था प्रस्तावना वाले चैप्टर में कि हमारी प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देती है, वहाँ पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। और मित्रों, सूचना का जो अधिकार है जो हमको 2005 में मिला, आपके SI सब इंस्पेक्टर के में पेपर में ये सिलेबस में है, सूचना का अधिकार जो हमको मिला, सूचना का अधिकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही मिला है हमको। इसको 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो स्वतंत्रताएं उन पर किस प्रकार से रोक लगाई गई है। देखिए दोस्तों, अगर स्वतंत्रता देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करती है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है, सरकार उस पर रोक लगा सकती है। और यदि स्वतंत्रता देश की न्यायपालिका को खतरा पहुंचाती है, न्यायपालिका की अवमानना करती है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। यदि लोक व्यवस्था को खराब करती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे कभी कभी किसी स्थान पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, तो इंटरनेट को बंद करने का कारण यह होता है कि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना होती है, जबकि इंटरनेट हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी आता है। हम उसके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकते हैं, करते हैं, इसलिए वो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है जब कि वह हमारे किसी भी प्रकार से हमारे देश को या हमारे न्यायालय को क्षति पहुंचाने की स्थिति में हो। अब हम करते हैं अनुच्छेद 20 दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है दोस्तों, लिखिए अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको कौन कौन से अधिकार होंगे, ये बहुत आसान है। देख लीजिए, पहला तो है उस व्यक्ति को, पहला है तो कि उस व्यक्ति को उसी कानून के आधार पर सजा दी जाएगी उस कानून से ही सजा दी जाएगी जो अपराध के समय लागू था। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप कि जब उसने अपराध किया था उस समय जो कानून लागू था उसी कानून के आधार पर उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। तो इसमें आप लिखेंगे अपराध के समय जो कानून लागू था उसी के आधार पर सजा
दी जाएगी दोस्तों। इसमें दूसरी बात का जो उल्लेख है उसे मतलब व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। खुद के विरुद्ध बात। तीसरा और है दोस्तों इसमें यह है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा होती है। एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा होगी, अर्थात एक आदमी को आप एक ही बार सजा दे सकते हैं। एक चीज के लिए एक अपराध के लिए उसे बार बार सजा नहीं दे सकते। इसमें एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का केस था। राजीव गांधी की जो मर्डर था वो कुछ आतंकवादी ने किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सन 2004 में राष्ट्रपति से उन्होंने अपनी सजा को माफ करने की अर्जी डाली। 2004 से 2011 तक जाकर राष्ट्रपति ने मतलब कोई निर्णय नहीं लिया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो डेथ पेनल्टी थी उसको माफ़ कर दिया। और उनके वकील ने कहा था कि हमारे अभियुक्तों ने 2 बार सजा पाई है। एक तो जब 2004 में उन्होंने अर्जी डाली थी तो राष्ट्रपति को तभी निर्णय ले लेना चाहिए था, और 2011 तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया। तो उनके वकील ने कहा था कि हमारे इनको जो मानसिक यातना हुई है, एक तो वो सजा हो गई, एक आप इन्हें मृत्युदंड की सजा और दे रहे हो, इसलिए उनकी सजा को माफ कर दिया गया था। तो आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपराध के समय जो कानून लागू था उसी के आधार पर उस आदमी को सजा दी जाएगी। दोस्तों ये हो गया आपका अनुच्छेद 20। हम लोग कर रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब दोस्तों देखिए अनुच्छेद 21 की बात आती है तो बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं इस बात को। अनुच्छेद 21 की बात आते ही आपके दिमाग में इसका उत्तर आ गया होगा कि जीने की स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जिंदा रहने की स्वतंत्रता, इसे ऐसा भी बोला जाता है जिंदा रहने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों जिंदा रहने की स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने की स्वतंत्रता है, लेकिन जिंदा रहने का तात्पर्य ये नहीं होगा कि वह केवल सांस ले रहा है। उसको गरिमापूर्ण जीने की स्वतंत्रता है। गरिमापूर्ण का क्या मतलब है आप अनुमान लगा सकते हैं। एक भिखारी है, उसके पास न रहने के लिए घर है, रोड पर वो सोता है, भीख मांग कर वो खाता है। तो यहाँ पर उसको कोई गरिमा नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि ना तो वो ठीक से नींद ले सकता है, ना वो शुद्ध वातावरण में रह सकता है, ना वह समय पर भोजन प्राप्त कर सकता है। और ये नींद लेना और समय पर भोजन लेना और सही स्थान पर सोना और सही स्थान पर रहना, सही हवा में सांस लेना, ये सब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो मैं 1-2 चीज़ इसमें लिखवा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं के माध्यम से इसे बहुत ब्रॉड बना दिया गया है, तो आप समझ लीजिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर ली गई हैं। जरा देखिए, इसमें पहली चीज़ है दोस्तों पानी अर्थात शुद्ध पानी पीने की स्वतंत्रता। दूसरी चीज है इसमें निजता की स्वतंत्रता, मैं अभी समझाऊंगा, निजता की स्वतंत्रता। तीसरी चीज है इसमें हवा की स्वतंत्रता, हवा का मतलब है शुद्ध हवा लेने की स्वतंत्रता। चौथी चीज है इसमें नींद की स्वतंत्रता। नींद की स्वतंत्रता का मतलब मुझे नींद आनी चाहिए, प्यारी गाढ़ी नींद आनी चाहिए, तभी मैं स्वस्थ रह पाऊंगा। और 5वां है विदेश जाने की स्वतंत्रता। विदेश जाने की स्वतंत्रता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया था, एक बार उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, तो उसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था किसी भी आदमी को घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, वह विदेश जा सकता है। और शुद्ध पर्यावरण में रहने की स्वतंत्रता, में रहने की
स्वतंत्रता। और आपको याद होगा 2017-18 की बात रही होगी, 17 की बात है शायद, आपको याद होगा वाहन बहुत बिके थे, तो उसमें दिया गया था BS4 वाहन। एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया था, उसने कहा कि ये वाहन बहुत सारा प्रदूषण फैला रहे हैं, लोगों को बीमारियां हो रही हैं और लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत शुद्ध वातावरण में रहने की स्वतंत्रता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि जो जिनमें ऐसे इंजन लगे हुए हैं जो ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, उन इंजनों को तुरंत बदला जाए, और तब जाकर BS4 इंजन जारी हुए थे। दोस्तों मैं इसमें बता दूं, शुद्ध पानी पीने की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी ने केस डाल दिया था, उसमें कहा गया था कि मुझ पर कोई प्रतिबंध क्यों लगाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कितने बजे सो रहा हूँ, कितने बजे जग रहा हूँ, इससे तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप भी साधारणतः इस बात को समझ सकते हैं, इसे निजता की स्वतंत्रता कहते हैं। हवा मतलब शुद्ध हवा की स्वतंत्रता। नींद लेने की स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए जीने की स्वतंत्रता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। विदेश जाने की स्वतंत्रता, मेनका गांधी ने ये केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दिया गया था। और शुद्ध पर्यावरण में रहने की स्वतंत्रता, अब आप समझ पाए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि इसमें केवल जिंदा रहने की स्वतंत्रता नहीं है, इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण को संविधान में लिखी गई बातों के अलग, जिस प्रकार संविधान में लिखा गया है कि इसी प्रकार किसी व्यक्ति के प्राणों को लिया जा सकता है, उसके सिवा और कोई काम उसके साथ नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक रूप से ही किसी को प्राण लिए जा सकते हैं या मृत्युदंड दिया जा सकता है। एक और बात है यहाँ पर, प्राण जिंदा रहने की स्वतंत्रता में मरने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है दोस्तों। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार स्टेट परीक्षा में पूछा गया है कि क्या जिंदा रहने की स्वतंत्रता में मरने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप गौर किया करें दोस्तों। इसे मिटा देते हैं, अनुच्छेद 21। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 22, मैं इसे मिटा देता हूं। अनुच्छेद 22 को भी थोड़ा सा आपको ब्रॉडली देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 22 को भी आपको दो भागों में बांटकर देखना होगा। मैं यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पहला तो है, इसमें अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसका मतलब कि यदि किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो अपना संरक्षण किस प्रकार से कर सकता है, इस बात का उल्लेख किया गया है। तो जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है प्यारे दोस्तों, उस आदमी को 3 प्रकार की चीजें, तो 3 प्रकार के उसके अधिकार मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला अधिकार तो उसका ये होगा कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उस आदमी को यह जानने का अधिकार होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब गिरफ्तारी का कारण उस आदमी को बताया जाएगा। जिस आदमी को भी गिरफ्तार किया गया है उसे ये बताया जाएगा कि उसका दोष ये है और उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात है 24 घंटे की बात इसमें कही गई है कि 24 घंटे के अंदर उस आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें यात्रा और आने जाने का समय शामिल नहीं है। और इसमें तीसरी बात है कि उस व्यक्ति को अपनी मर्जी का वकील करने का अधिकार होगा जो उसका केस लड़ सके। तो किसी व्यक्ति को जिसको भी गिरफ्तार किया गया है उसको 3 अधिकार हैं दोस्तों। एक तो उसको ये कारण बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात है 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, कभी कभी कहा जाता है कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसे अपनी मर्जी का वकील करने का अधिकार होगा। लेकिन दोस्तों ये ऊपरी बातें हर जगह ये शामिल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है मैं ये इसमें बता देता हूँ। ये एक तो यहाँ शामिल नहीं होगी कि अगर किसी व्यक्ति को निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है उस पर लागू नहीं होगी। कि यदि किसी व्यक्ति को निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, निरोधक कानून के
कानून में किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है, और दूसरी बात है कि यदि दुश्मन देश के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उन पर भी ये लागू नहीं होगी कि उनको आप कारण बताएं, 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, उन्हें मर्जी का वकील करने की आज़ादी दें। तो दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार हमने आज शुरू किया था, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ पसंद ना आए तो इसमें समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर डालें, उसको मैं क्लियर कर दूँगा। और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। हमारे प्रयास अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसके बारे में मैसेज ज़रूर लिखें हमें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।